Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy, and this is lecture number 6 for JKPSI and for other JKSSB examinations. तो आप सबको पता है हमने एक गो थ्रू किया इंडियन मैप का, और उसमें हमने सारी स्टेट्स देखी, यूनियन टेरिटरीज देखी, उनकी कैपिटल्स देखी, डिफरेंट जो जियोग्राफिकल फीचर्स है उसकी लोकेशंस देखी उनकी। तो इसके बाद एक राउंड हमने मैप को दिया, उसके बाद हम फिर से मैप करेंगे विद डिफरेंट फैक्ट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ हम जितने भी मेन प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। तो आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक अच्छी स्कीम के बारे में ये लेक्चर लिया है। तो हम एक साथ ये करेंगे, सीखेंगे इसको, इसमें क्या दिया गया है, क्यों लॉन्च की गई है, रीज़न क्या है, क्या ड्रॉबैक्स है, कितना सही है इस स्कीम पे काम करना। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप सब ने सुना होगा वर्ड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड आप सब ने सुना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल रोड होता है, सड़क जो होती है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। स्कूल बिल्डिंग होती है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, हॉस्पिटल होता है वो क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, जो टावर्स होते हैं टेलीकम्युनिकेशन का वाला, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। अच्छा, ब्रिजेस होते हैं, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो आप इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत डाइवर्स चीज़ें आती हैं। रोड बनता है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आएगा, बिल्डिंग बनती है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आएगी, रेलवे स्टेशंस बनते हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आएगी। दैट मीन्स अगर एक कंट्री को डेवलप होना है, उसके लिए उसको बेसिक रिक्वायरमेंट होती क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया? तो इस सब को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक और बात देखिए, जो स्कूल के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंड्स देती है, ओबियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही आती है, बट जो मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री जो काम करती है वो किस रिलेटेड काम करती है? वो स्कूल्स के रिलेटेड काम करती है, बिल्कुल स्कूल्स के रिलेटेड काम करती है। तो उसमें आप क्या करते हैं? स्कूल्स को पेंट करते हैं, स्कूल्स को रिपेयर करते हैं, बिल्डिंग्स को या नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। लेकिन किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। अब देख लीजिए, अगर हॉस्पिटल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ हॉस्पिटल्स के लिए क्या दिए? ऑक्सीजन प्लांट्स दिए, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। हॉस्पिटल्स बना दिए, कोई और मशीनरी लाई, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। लेकिन किस मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे रेलवे के रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो क्या अब मुझे बताओ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, क्या वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री के अंडर आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट किस्मों का होता है और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? अब एक और पॉइंट जो आपको समझना है, देख लीजिए। आप सब ने ये देखा होगा, जब से हम बचपन से, चाइल्डहुड से हमने देखा है कि अगर जो पीडीटी डिपार्टमेंट, या फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमें पावर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लाना होता है, उसके लिए पोल हमें इरेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? पहले देखो क्या होता है, पहले रोड बनता है। क्या बना? रोड बना। ठीक है, यहाँ पे रोड बना, एक मिनिस्ट्री आई, उसने रोड, फॉर एग्जांपल एक गांव है, रूरल डेवलपमेंट में वालों ने रोड बना दिया। वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो आया, उसने इसको खोद के पोल सिलेक्ट किए। ठीक है, उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट वाले आए, उनको वाटर सप्लाई देनी थी, उनने इसको फिर से ढक करके वाटर सप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन वाले, उनको जो ग्लास फाइबर डाला था, उनने उसको खोदा और ग्लास फाइबर डाला। ठीक है, तो उसके बाद
एक और मिनिस्ट्री है, उसको कोई प्रोजेक्ट करना है, लेकिन उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से। तो इसका मतलब है जो फॉर एग्जांपल सरकारी जो काम चल रहे होते थे उसमें हमेशा अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाया जाता है। इसीलिए जो सरकारी काम होते हैं उसमें क्या होता है, मैन पावर ज़्यादा लगता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं बनस्बत के वही काम अगर प्राइवेट करेगी उसमें आप देखोगे, हम कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सफाई होती है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, उसमें मैनेजरल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में आज तक जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत टाइम से आ रहे हैं, बहुत टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तभी तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, लेकिन ये एफिशिएंट वे में नहीं बना हुआ है। आप अभी भी देखो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है। क्यों है? क्योंकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से काम करती है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग नहीं होती है, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। तो तभी जाके ये पहले रोड बनाते हैं, उसके बाद उसको फिर से डाक करते हैं, उसके बाद एक और आता है उसको डाक करने के लिए, और जो दूसरे वाले काम को नुकसान पहुँचाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिले होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। और आप सबको पता होगा, इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे आगे स्कीम्स लाई, उनका टारगेट यूजुअली रखा था 2024 2025, लेकिन उसकी जो पेस देखी गई, लग ही नहीं रहा था कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या कंप्लीट होंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने क्या किया, लॉन्च की रिसेंटली एक स्कीम जिसका नाम है पीएम गति शक्ति स्कीम, गति शक्ति स्कीम, प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम। अब देखिए, गति शक्ति जो वर्ड है, गति शक्ति जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर ऑफ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाना किसी काम का, स्पीड से कोई काम करना, एफिशिएंट वे में काम करना, ठीक है। तो हम इसी जो ये पीएम गति स्कीम है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो पीएम गति शक्ति स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की। किसने लॉन्च की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की। एम्बिशियस गति शक्ति स्कीम जो है ये नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट कनेक्टिविटी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है, इसमें एक प्लान्ड मैनर में लाए जाएंगे और एक प्लान्ड मैनर में उनको क्या किया जाएगा, उनको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद इसका एम क्या है? कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास जो जितने भी चीज़ें लगते हैं, अगर हम इसको प्लान्ड वे में लगाएंगे, पहले ये चीज़ लगनी चाहिए, उसके बाद वो चीज़ लगनी चाहिए, तो हमें दो टाइम्स पहले वो चीज़ लगेगी, फिर दूसरी चीज़ उसको उखाड़ देती है, फिर से लगाना पड़ता है, तो उससे ओवरऑल कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगा तब कम जब सारी मिनिस्ट्रीज़ क्या करेंगी, एक कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी। तो इसीलिए हमने एक ये अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका यही मकसद है कि जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको एक कोऑर्डिनेटेड एंड एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट करना है। और क्या है इस स्कीम में, हम ये आगे देखेंगे, ठीक है। टू एंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट 4 years, तो आने 4 सालों में बहुत ही अच्छी इंटीग्रेटेड प्लानिंग तरीके से इम्प्लीमेंट करके इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। तो इसका जो स्कीम का फोकस रहेगा वो रहेगा ग्राउंड पे जो कॉस्ट उसको हम कैसे कम करें और जॉब्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, बेवजह कॉस्ट्स ना हो लेकिन जॉब क्रिएशन भी हो, ये भी इसका एक फोकस पॉइंट है। याद रहा आपको, एग्जाम में ये ऑप्शंस में, स्टेटमेंट्स में दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लें। इसके बाद आप सबको पता है 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाई थी, बहुत ही एक बड़ा प्लान लाया था जिसका नाम था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान, ठीक है। वो 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था और इसमें इन्होंने कितना फंड किया था, 110 लाख करोड़, ठीक है। और ये जो गति शक्ति स्कीम है, आप सब ने देखा होगा हेडलाइंस में कि 100
लाख करोड़ की जो ये स्कीम है, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? 100 लाख करोड़ बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वो क्या था बेसिकली? वो यही था, इसने बहुत सारी स्कीम्स को सब्ज्यूम किया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेलवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे जब हम एक साथ लाएंगे तो तभी ये इतनी रकम आ जाती है। तो जो 2019 में क्या किया था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम आई थी, उसका कितनी कॉस्ट का आया था? 110 लाख करोड़ का आया था। वो स्कीम भी अब इसी के अंडर आएगी, इसी के थ्रू वो भी क्या हो जाएगी? इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ तक समझ आया? Besides cutting logistics costs, the scheme is also aimed at increasing cargo handling capacity and reducing the turnover time at ports to boost the trade. तो इस स्कीम का मतलब क्या? देखो, पोर्ट डेवलपमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है, ठीक है। पोर्ट क्या होता है? जहाँ से हम शिप्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, शिप्स के थ्रू सामान बेचते हैं, शिप्स के थ्रू सामान लेते हैं। तो वहाँ पे कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है, उसको भी क्या करना, उस खर्चे को कम करना, जल्दी काम करना, वो भी हम इस स्कीम के अंडर लाएंगे। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद इसका एम और एक क्या है? इसका एम है टू हैव 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने का एम है इसका, और 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स, और 2 नए कॉरिडोर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स बनाने का एम भी है। एक तमिलनाडु में बनाने का एम है और दूसरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाना है, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को भी बनाना है। और एक्सटेंडिंग 4G कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस, ठीक है, ये भी इसका एम ही है। क्या, कौन सा एम है? कि जो 4G कनेक्टिविटी है वो हर एक गांव तक पहुंचाना है, ठीक है। और क्या है इसमें? ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। एडिंग 17,000 किलोमीटर्स टू द गैस पाइपलाइन नेटवर्क इज बीइंग प्लान्ड। और क्या करना है? 17,000 किलोमीटर्स का जो है किलोमीटर्स का है गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है, वो भी क्या इसमें है? प्लान में रखा गया है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स याद रहे, जो गति शक्ति स्कीम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, इसमें जो एम है बहुत सारे हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने का एम है, 2 डिफेंस कॉरिडोर्स, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, और 4G कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस, ठीक है। और क्या है? 17,000 किलोमीटर्स टू द गैस पाइपलाइन क्या करना है? ऐड करना है उसको, ये भी एक प्लान इसमें रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जितने भी एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए 2024 टू 2025 के लिए, उसको फुलफिल करने में ये हमें हेल्प करेगा। उसको फुलफिल करने में तभी वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि हमने ये भी रखा था कि हम नेशनल हाईवे को 2 लाख किलोमीटर्स जो है बढ़ा देंगे, ये लेंथ उसकी। और हम ये भी रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 200 न्यू एयरपोर्ट्स हमें बनाने हैं, हेलीपोर्ट्स बनाने हैं, वाटर एरोड्रोम्स बनाने हैं। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 2024-25 तक तभी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, ये उन्होंने किया था इंडिपेंडेंस डे पे। उन्होंने बोला 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया यहाँ आगे पहुँचा है, लेकिन हमें अपनी कंट्री को और डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए? तेज़ी से अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इससे आगे तो इसमें क्या हमने देखा? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देखा। इसका मकसद है 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाने का। कितने मिनिस्ट्रीज को? 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक साथ लाना इसका मकसद है। और जितने भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं उनको ख़त्म करना, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज होती हैं, एक मिनिस्ट्री ने लाया होता है, दूसरी मिनिस्ट्री उस पर ऑब्जेक्ट करती है, तो सारे ऑब्जेक्शंस को दूर करना, उस पर बातचीत करना, जल्दी एक मिनिस्ट्री का डेटा दूसरी मिनिस्ट्री चाहती है उसको जल्दी डेटा प्रोवाइड करना, वो सब क्या है? वो उसी से ये सारा कुछ हो जाएगा। तो वो इसमें इन्होंने लिया है। फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है कि आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए आपको कोई डेटा चाहिए, वो आपको दूसरी मिनिस्ट्री से लेना है। वो जब उन 2 मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन होगी तभी तो वो हो पाएगा ना। और इसके अलावा एक और चीज़,
फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की वजह से बहुत ऑब्जेक्शंस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आ रही है, तो इसलिए पहले और एक बात इन्होंने ऐड की है इसमें कि फॉर एग्जांपल हमारी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, दैट इज़ ISRO, ठीक है। ISRO बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, तो सैटेलाइट्स का भी हेल्प लेना इसमें, जैसे जो स्पेशल इमेजिंग होती है, राडार इमेजिंग होती है, उन इमेज से हमें क्या समझ आता है, उन इमेज से हम बिल्कुल अच्छे से सर्वे कर पाते हैं। तो ISRO का भी हेल्प लेना, ऐसे इनका जो सैटेलाइट इमेजिंग है उसका भी हेल्प लेना इसमें, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और गति शक्ति जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या हो जाएगा, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को एक ही प्लेटफॉर्म में लाके वो डेटा शेयर, डिस्कस, प्लानिंग, एक जैसे प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि हम अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे वहाँ पे हम यही देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, मैनेजरल स्किल्स बहुत ही एफिशिएंट होती हैं, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट का रोल होता है, तो उसमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वही चीज़ अब यहाँ पे मतलब टू चेंज टू ओवरहॉल द वर्क कल्चर, ये एक मकसद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो वर्क कल्चर है मिनिस्ट्रीज का उसको ओवरहॉल करना, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो है आउटकम है क्यों लाई गई है और क्या हो जाएगा इससे, हमें देखेंगे। The scheme will help mapping the existing and proposed connectivity projects, ठीक है। Also there will be immense clarity on how different regions and industrial hubs in the country are linked, particularly for last mile connectivity। तो देखो, कनेक्टिविटी होना बहुत ही बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप तभी हर एक फॉर फ्लंग एरिया में पहुंच सकते हैं जब आपके पास क्या होगी, कनेक्टिविटी होगी। तो इससे आउटकम यही आ जाएगा, हमारे पास जो एयरपोर्ट्स है वो बनेंगे, नेशनल हाईवेज़ बनेंगे, रोड्स बनेंगे, ठीक है, और 4G फैसिलिटी होगी, इंटरनेट फैसिलिटी होगी, तो ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी डेवलप होगी और इससे जॉब क्रिएशन होगा। और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या हो जाएगा, एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है उसमें क्या होगा, वो ग्रेटली इसमें एक पुश मिलेगा किसको, मेक इन इंडिया को, ठीक है। और इससे इसका मकसद ये भी है कि ये बोलते हैं कि इंडिया क्या बन जाएगा, बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक साथ इतनी तेज़ी से जब काम करेंगे, जॉब क्रिएशन हो जाएगी, डिमांड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बन जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से डिमांड पे हो जाएगा, और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको भी एक थ्रस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं इसके, क्योंकि ऑलरेडी एक गैप था मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग में, ऑलरेडी गैप था, क्योंकि हमारे जो मिनिस्ट्रीज क्या करती थी, वो अलग अलग अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट करती थी, ठीक है। क्योंकि अभी देखा जाता है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए कि इंडिया का जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो 13% ऑफ GDP है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती है, उनको उतना कॉस्ट नहीं आता है जितना इंडिया को आता है, दैट इज़ इंडिया का है वो 13% ऑफ द GDP, वो जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जब आता है हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को रैंक करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस पे, कितनी कॉम्पिटिटिव है ये कंट्री, तो उसमें इस लॉजिस्टिकल कॉस्ट की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इसको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं माना जाता है ड्यू टू द हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट। ये समझ आया यहाँ तक? So it is globally accepted that the creation of quality infrastructure for sustainable development is a proven way, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको ग्लोबली अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो आपके पास एक क्वालिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये जो स्कीम है, ये इन साइनर्जी, ये बिल्कुल जैसे नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन है ना, तो उसमें क्या होता है कि
और देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इतने सारे लाने हैं, इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स भी चाहिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करेगा, और उसके लिए आपको एक लिस्ट ऑफ एसेट्स होना चाहिए, ऐसे प्रोडक्टिव एसेट्स का जो आप इन्वेस्टर्स को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसी गति शक्ति से हो पॉसिबल होगा, क्योंकि सारा डिटेल डेटा जब आपके पास अवेलेबल होगा सारी मिनिस्ट्रीज़ का, तो ईजीली है फिर एसेट्स को रैंकिंग करना, एसेट्स का लिस्ट बनाना, उनके लिए इन्वेस्टर्स लाना, ठीक है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी होते हैं, ऑब्वियसली वो हर एक हर एक स्कीम के होते हैं। ऑब्वियसली अब इतनी बड़ी स्कीम्स है, इसको हम इतने हाई लेवल पे कर रहे हैं, तो इसके भी कुछ कंसर्न्स होंगे, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप खुद भी पढ़ सकते हैं स्लाइड से। जैसे लो क्रेडिट ऑप्टेक, लैक ऑफ डिमांड, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। जैसे आपको पता है कि अगर हमें इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो हमें हर एक प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें क्रेडिट की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। वो एक कभी प्रॉब्लम बनती है, और इसलिए इसके लिए भी बन सकती है, ठीक है। और जब से कोविड-19 हो गया, तो डिमांड भी प्राइवेट सेक्टर की बहुत पैसे में बहुत कम ही हो गई, तो ऑब्वियसली इसके भी कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्लैशेस आते हैं कभी दो मिनिस्ट्रीज़ के प्लान्स में, उन क्लैशेस को फिर दूर कर सकते हैं। बट ये कंसर्न्स होते हैं कि कभी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री नहीं देती है नॉड, एनओसी ही नहीं देती है, तो कभी वो एनजीओज़ कोई उठते हैं, वो क्लेम करते हैं कि नहीं जी आप एनिमल्स के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, उन दूसरों के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इस स्कीम के लिए भी ये कंसर्न्स है, बट फिर भी ये स्कीम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ऐसे ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ऐसे ही काम होता है कि जिस डायरेक्शन में अभी इंडिया जा रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, पीएम गति शक्ति इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, हाउएवर इट नीड्स टू एड्रेस स्ट्रक्चरल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंसर्न्स emanating from high public expenditure. Thus it is imperative that this initiative is underpinned by a stable and predictable regulatory and institutional framework. तो बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लाई है, बट अगर हम देखेंगे इसके लिए एक ठीक ठाक फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसके लिए जितने भी हमें अभी कंसर्न्स पड़े, जैसे क्रेडिट का हो, स्ट्रक्चरल हो, या डिमांड वाला कंसर्न हो, उसके लिए एक तो एक्सपर्ट्स से वो एग्जीक्यूट जो प्लान करना है बिल्कुल स्मूथली करना है, लिंक करके करना है, जॉइंटली करना है। और जितने भी फ्रेमवर्क के लिए चीज़ें जो भी स्टेप्स चाहिए हो उसको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में और विद एक्सपर्ट्स एडवाइस अगर कर ले, तो ये स्कीम एक अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गति शक्ति प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति स्कीम। तो आई होप कि आपको ये जो स्कीम है वो समझ आई होगी। तो प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, so that we can bring more and more video for you people all. So I wish you all the best. You take good care of yourself. Allah Hafiz.